नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MRY स्टडी पॉइंट पर। अभी हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है सेल और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसकी कुछ 2 या 3 वीडियो इसकी आ चुकी है। ये इसकी चौथी वीडियो है। इसमें हम कुछ जो बचे हुए सवाल है वो देखेंगे। फिर जो लास्ट ईयर में प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आ चुके हैं CGL SSC में उनको देखने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हम पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला सवाल क्या है अपना। पहला सवाल है आवश्यक अमीनो अम्ल है। आवश्यक अमीनो अम्ल बताना है कौन कौन सा है, इनमें से कौन सा आवश्यक अमीनो अम्ल है। तो फर्स्ट है एलेनिन, ग्लाइसिन, सीरीन या फिर वेलाइन या वेलिन बोलते हैं इसको। तो इनमें से कौन सा अमीनो अम्ल है जो कि आवश्यक अमीनो अम्ल है। तो देखिए अभी इसका हम राइट आंसर बताते हैं, वेलिन है। अब इसको क्लियर कर देते हैं आवश्यक कौन कौन से होते हैं। देखिए अभी इसमें असेंशियल अमीनो एसिड, असेंशियल मतलब आवश्यक अमीनो अम्ल, नॉन असेंशियल अनावश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। तो ये जो अमीनो अम्ल हम लिखे हुए हैं इस साइड में ये सभी आवश्यक अमीनो अम्ल हैं। ओके, और ये कौन से हैं, अनावश्यक अमीनो अम्ल है। क्लियर। ठीक है, अभी इसकी एक बस आपको क्या याद रखना है, आवश्यक अमीनो अम्ल याद कर लेना है। आवश्यक अमीनो अम्ल याद करने के बाद बाकी क्या बच जाएगा, अनावश्यक अमीनो अम्ल। तो आवश्यक अमीनो अम्ल की ट्रिक याद कर लेना, टीवी, मिल, पाथ। ठीक है, इससे आप इस चीज को याद कर लेना कि ये किसकी है, टीवी मिलपथ किसकी है। तो ये है आवश्यक अमीनो अम्ल की। इसमें एक चीज याद रख लेना, कन्फ्यूजन जहाँ होगा वो कहाँ पर होगा। एक तो ये कन्फ्यूजन होगा ए पर और एक टी पर। टी यहाँ पर 2 है। ठीक है, बाकी सब देखिए अभी जैसे हम देखते हैं कि टी है, टी यहाँ पर टी आवश्यक में क्या है, ट्रिप्टोफेन है। ठीक है, और थ्रियोनीन है। वहीं अनावश्यक में हम देखते तो टायरोसिन है। ठीक है, टी से स्टार्ट होने वाले टायरोसिन है और ट्रिप्टोफेन और थ्रियोनीन है। यहाँ बस इतना ध्यान रखना होगा कि यहाँ जो टी से स्टार्ट होने वाला टायरोसिन नहीं आएगा, आवश्यक में टायरोसिन नहीं आएगा। बाकी जो टीका है वो किस में आ जाएगा, आवश्यक में आ जाएगा, चाहे ट्रिप्टोफेन हो या थ्रियोनीन हो। तो ये दोनों टी किसका आ जाएगा, ट्रिप्टोफेन और थ्रियोनीन। और एक चीज याद रखनी है, ये ए जो है ए आर्जिनिन वाला ए है, ना कि एलेनिन और एस्पार्टिक एसिड का। ठीक है, आर्जिनिन जो है वो किस में आएगा, आवश्यक अमीनो अम्ल में आएगा। बाकी सब एक एक बारी, जैसे वी है, वी से स्टार्ट होने वाला सिर्फ एक ही है, कौन सा है, वेलिन। एम से स्टार्ट होने वाला सिर्फ एक है और वो कौन है, मिथियोनिन। आई से स्टार्ट होने वाला एक है और वो क्या है, आइसोल्यूसिन। एल से स्टार्ट होने वाले दोनों एल इसी में आ गए, ल्यूसिन और लाइसिन। तो इसमें कन्फ्यूजन होने की बात है नहीं, याद करने की ज़रूरत है नहीं, बस इसको याद रख लेना कि MIL से स्टार्ट होने वाले सब किस में आएंगे, आवश्यक में आएंगे। P से स्टार्ट होने वाला फेनिल एलेनिन और H से स्टार्ट होने वाला हिस्टिडीन भी सिर्फ किस में है, आवश्यक अमीनो अम्ल में है। कन्फ्यूजन किस में हो सकता है, एक टी से स्टार्ट होने वाले और एक ए से स्टार्ट होने वाले। तो ए का हमें क्या याद रखना है कि आर्जिनिन जो है वो आएगा आवश्यक अमीनो अम्ल में। क्लियर। और टी में क्या आएगा, टी में याद रखना है कि टायरोसिन नहीं आएगा इसमें। ठीक है, टायरोसिन किस में आएगा, अनावश्यक अमीनो अम्ल में आएगा। क्लियर, यहाँ से याद रख लेना आवश्यक अमीनो अम्ल की ये ट्रिक याद कर लेना, टीवी मिल पथ। बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। और इसमें आपको ये भी याद रखना नहीं पड़ेगा कि एम से क्या बनता है, आई से क्या बनता है। सिर्फ इतना सा याद रख लेना है कि ए से बनने वाला आर्जिनिन है और
टायरोसिन नहीं बनेगा। बस इतना सा याद रखना है, टी से टायरोसिन नहीं बनेगा और ए से आर्जिनिन बनेगा। बस इतना याद रखना है। टीबी मिल पथ से आवश्यक अमीनो अम्ल क्लियर हो जाएगा। चलें आगे। तो अगला सवाल देखते हैं, हीमोग्लोबिन किस प्रकार की प्रोटीन है? हीमोग्लोबिन किस प्रकार की प्रोटीन है? लाइपोप्रोटीन है, क्रोमोप्रोटीन है, फोस्फोप्रोटीन है या फिर न्यूक्लियोप्रोटीन है? आपको बताना है कि हीमोग्लोबिन किस प्रकार की प्रोटीन है। तो एक चीज़ याद रख लेना कि जो हीमोग्लोबिन है वो ब्लड को रेड कलर देती है। ठीक है, रेड कलर देती। जब भी कलर की बात आती है, किस चीज़ की बात आती है? कलर की बात आती है, तो उसके लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं और वर्ड क्या है? क्रोमो। क्या है? क्रोमो वर्ड यूज़ करते हैं। और क्रोमो कहाँ पर है? यहाँ है, क्रोमोप्रोटीन। तो हीमोग्लोबिन में कौन सी प्रोटीन आ जाएगी? हीमोग्लोबिन में आ जाएगी क्रोमोप्रोटीन। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना, कभी भी कलर की बात आ जाती है, रेड कलर, कुछ भी कलर हो, तो वहाँ क्या आ जाएगा? क्रोमो वर्ड यूज़ करते हैं अपन। लेकिन एक ग्रीन कलर होता है, उसके लिए स्पेशल अपन क्लोरो वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट में वर्ड यूज़ करते हैं क्लोरो। ठीक है, तो इस चीज़ को अपन याद रख लेना, क्रोमो वर्ड कलर के लिए यूज़ करते हैं। तो हीमोग्लोबिन क्रोमोप्रोटीन है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, निम्न में से संतृप्त वशीय अम्ल क्या है? संतृप्त वसा अम्ल क्या होते हैं? वसीय अम्ल क्या होते हैं? कार्बन के बने होते हैं। तो जो संतृप्त वर्ड क्यों यूज किया है? क्योंकि इन वसा अम्ल के बीच में जो कार्बन कार्बन होता है उनके बीच सिंगल बॉन्ड होता है, इसलिए इनको संतृप्त बोल दिया। और कुछ नहीं है इसका नाम रखने का। संतृप्त इसलिए बोले क्योंकि इनके कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। यदि इसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो तो क्या कहेंगे? असंतृप्त बोल देंगे। ठीक है, इतना याद रखना। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से ये बताना है आपको कि संतृप्त कौन सा है। फर्स्ट है ओलिक अम्ल, लिनोनिक अम्ल, आर्किडोनिक अम्ल या फिर पामीटिक अम्ल। कौन सा है जो संतृप्त वसीय अम्ल है? तो इसका राइट आंसर रहेगा पामीटिक अम्ल। इसमें ज़्यादा मशक्क़त करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, बस आपको इतना डायरेक्टली याद कर लेना है कि पामीटिक अम्ल कौन सा है? संतृप्त है। और बाकी जो ये 3 बच गए, ओलिक अम्ल, लिनोनिक अम्ल, आर्किडोनिक अम्ल, ये भी वसीय अम्ल है, लेकिन कौन से हैं? असंतृप्त वसीय अम्ल है। ओके, क्लियर? चलिए अगले सवाल पर देखते हैं। इसका कुछ की पॉइंट है वो देखते हैं पहले। इसमें क्या बताया है कि असंतृप्त में एक या अधिक डबल बॉन्ड होते हैं, द्विबंध होते हैं। ठीक है, और संतृप्त में क्या होता है? एकल बॉन्ड होता है। इसमें ओलिक अम्ल का बताया हुआ है कि ये होता है C18 होता है, लिनोनिक अम्ल C18 होता है, आर्किडोनिक C20 होता है और पामीटिक अम्ल C16 होता है। इनके फॉर्मूला आप थोड़ा सा माइंड में कर लेना, कार्बन की संख्या देख लेना कितनी कितनी इसमें। पामीटिक में 16 है, आर्किडोनिक में कितने हैं? 20 है, लिनोनिक में कितने हैं? 18 है, और ओलिक में भी कितने हैं? 18 है। इसका ध्यान रख लेना कि ये क्या है? संतृप्त है, और बाकी 3 क्या है? असंतृप्त है। क्लियर? ट्राइसैकेराइड शर्करा है। ट्राइसैकेराइड कौन सी शर्करा है, इससे पूछी है। तो शर्करा हम पढ़ते आए हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड। ट्राइसैकेराइड को अपन पॉलीसैकेराइड भी बोल देते हैं। तो इनमें से बताना है कि ट्राइसैकेराइड कौन सी है। ग्लूकोज, रैफिनोज, स्टिकियोज या फिर फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज को तो आपको अच्छे से पता है कि एक मोनोसैकेराइड है। रैफिनोज जो है वो क्या है? ट्राइसैकेराइड है। यहाँ देखिए, इसमें अपन क्लियर करते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो कैसे होते हैं? मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड या और पॉलीसैकेराइड होते हैं।
मोनोसैकेराइड में एग्जाम्पल हम क्या पढ़ते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज पढ़ते हैं। वहीं डाइसैकेराइड में माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज पढ़ते हैं। और पॉलीसैकेराइड में स्टार्च, फाइबर, ग्लाइकोजन, सेलुलोज ये सब आ जाते हैं। क्लियर। अब डाइसैकेराइड की हम देखते हैं यहाँ पर कि ये डाइसैकेराइड है, तो ये डाइसैकेराइड क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें दो मोनोसैकेराइड इकाइयाँ होती है, इसलिए इसको डाइसैकेराइड बोल देते हैं। तो इसमें क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो माल्टोज होती है, माल्टोज क्या होती है, डाइसैकेराइड, और इसमें कौन सी दो इकाई होती है, दोनों ग्लूकोज की इकाइयाँ होती है। वहीं लैक्टोज जो होता है उसमें एक गैलेक्टोज होता है और एक ग्लूकोज की इकाई होती है। सुक्रोज में क्या होता है, एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज होता है। तो माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज तीनों क्या हो जाएगी, डाइसैकेराइड। और रैफिनोज क्या है, ट्राइसैकेराइड। इसके बाद अगला देखते हैं, कवक की कोशिका भित्ति और आर्थ्रोपोडा का बाह्य कंकाल किसका बना होता है या कौन सा घटक होता है इसमें। तो इसको सिंपल सा है, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ करने की इसमें ज़रूरत है नहीं है। तो ये किसका होता है, काइटिन का बना होता है। कवक की सेल वॉल किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। अगला देखते हैं, यहाँ तक जो हमारे सवाल थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, जितने भी पहले बचे हुए थे। अब यहाँ से जो एसएससी, सीजीएल इनमें जो आए हुए जो सवाल है, पहले पूछे गए जो सवाल है, वो उनको अभी हम देखते हैं। पहला सवाल है, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने दिया था। जो सेल शब्द दिया था, कोशिका जो शब्द दिया था, वो देने वाले कौन थे, या कोशिका की खोज करने वाले कौन थे, डायरेक्टली बोल सकते थे। तो कोशिका खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। यही चीज़ याद रख लेना, रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका की खोज की थी वो मृत कोशिका थी। कैसी थी, मृत सेल थी। वहीं जो ल्यूवेन हॉक ने जो खोज की थी वो जीवित सेल की थी। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना कि यदि ये पूछ ले जीवित सेल की सबसे पहले खोज किसने की थी, तो करने वाले कौन थे, ल्यूवेन हॉक थे। क्लियर, चलें आगे। कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है। यानी आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है, वनस्पति कोशिका, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता। इन चारों में से बताना आपको। तो पहला है राइबोसोम। राइबोसोम आपको पता है दोनों में पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में भी और पादप कोशिका में भी। माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों में पाए जाते हैं। सेंट्रोमियर जो गुणसूत्र पर पाए जाते हैं वो भी दोनों में होते हैं, लेकिन जो सेंट्रियोल होती है वो सेंट्रियोल सिर्फ किस में होती है, जंतु कोशिका में होती है। इसके बाद है, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होता। इस नहीं वर्ड पर भी ध्यान दिया करो। बहुत सारे एग्जाम में पूछो नहीं वर्ड को दे देते हैं और अपन कन्फ्यूजन में हो जाते हैं, सवाल को पढ़ते ही नहीं अच्छे से, आंसर गलत करके आते हैं। यहाँ इसमें ये पूछा है कि यदि राइबोसोम नहीं होगा तो कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा। और कल पहले की क्लास में हम आपको क्लियर करके बता चुके हैं कि राइबोसोम का कार्य क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण का। किसका होता है, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य होता है। और इसमें यही पूछा है कि यदि राइबोसोम नहीं हुआ तो कौन सा कार्य रुक जाएगा, कौन सा कार्य नहीं होगा, प्रोटीन संश्लेषण का। कौन सा कार्य नहीं होगा, प्रोटीन संश्लेषण का, क्योंकि प्रोटीन संश्लेषण करती कौन है, राइबोसोम। और जब राइबोसोम ही नहीं रहेगी तो फिर प्रोटीन संश्लेषण करेगा कौन। ठीक है, क्लियर। राइबोसोम जब भी आ जाएगा तो किस चीज को याद रखना अपने को, प्रोटीन संश्लेषण। अगला सवाल देखते हैं, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कौन सा कार्य नहीं होगा। अब बात कहाँ आ गई, माइटोकॉन्ड्रिया पे। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा तो कौन सा कार्य नहीं होगा। तो आपको अच्छे से पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, श्वसन का।
किसका होता है? श्वसन का होता है। ठीक है। और जब माइटोकॉन्ड्रिया का काम किसका होता है? श्वसन का होता है। तो इसमें से कौन सा कार्य ऐसा है जो श्वसन से संबंधित है? भोजन का अवकरण, अवकरण रिडक्शन को बोलते हैं। भोजन का ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। भोजन का पाचन, डाइजेशन। और या फिर भोजन का अवशोषण। इनमें से कौन सा कार्य नहीं होगा? तो आपको पता है अच्छे से, जब भी श्वसन की क्रिया होती है तो भोजन का क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। और जब माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं रहेगा, जो श्वसन अंग ही नहीं रहेगा, तो ऑक्सीकरण होगा कैसे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भोजन का ऑक्सीकरण। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है, यानी कोशिका बाहर से जो होती है उसको आकार देने का काम कौन करती है? कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, केंद्रिका और गोल्जिका। इनमें से बताना है कौन सा है जो कोशिका को उसका आकार देती है। तो केंद्रिका और गोल्जिका ये तो होगा ही नहीं, कन्फ्यूजन किस में होगा? या कोशिका झिल्ली में या कोशिका भित्ति में। ठीक है। तो जो कोशिका भित्ति होती है वो कोशिका को निश्चित रूप प्रदान कर देती है, फिक्स रूप देती है। कोशिका झिल्ली तो चेंज कर देती रहती है आकार को, कोशिका भित्ति फिक्स करती है आकार को। कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन, शाखित, झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल क्या कहलाता है? तो क्या कहलाएगा? इस नाम से ही आ रहा है जाल। घना जाल बनाने का कौन करती है? जालिका, अंतःप्रद्रवी जालिका। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल क्या है? प्रोटीन निर्माण, वापिस से वही सवाल आ चुका है। प्रोटीन निर्माण, बार बार वही सवाल आ रहा है। प्रोटीन निर्माण, प्रोटीन निर्माण, प्रोटीन निर्माण। तो क्या करना है आपको? राइबोसोम। ओके, चलिए अगले सवाल देखते हैं। कौन सा कोशिकांग केवल, इस केवल वर्ड पर भी ध्यान देना है, केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? यानी वो कोशिकांग जो जंतुओं में नहीं पाया जाता, सिर्फ पादपों में पाया जाता है। कोशिका भित्ति हम अच्छे से पता है, सेल वॉल सिर्फ किस में पाई जाती? पादपों में पाई जाती है। जंतुओं में इसका कोई काम नहीं होता। लवक, प्लास्टिड, प्लास्टिड भी किस में पाए जाते हैं? पादपों में पाए जाते हैं। रिक्तिका मेनली किस में पाई जाती है? पादपों में। वैक्यूल्स जो होती है किस में पाई जाती है? पादपों में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। कोशिकी श्वसन का सक्रिय स्थल, श्वसन आ गया, वापस से वही सवाल आ गया। श्वसन का काम कौन करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया। अवर्णी लवक, ल्यूकोप्लास्ट। ध्यान रखना, ल्यूको वर्ड जब भी आ जाए, वाइट कलर, कौन सा कलर? वाइट कलर। ठीक है। अवर्णी यानी कलर ही नहीं होता, कोई किसी प्रकार का कोई कलर नहीं होता। ल्यूको वर्ड आ गया तो अवर्णी यानी किसी प्रकार का कोई कलर नहीं है। क्रोमो वर्ड आ गया तो कलर, कलर का काम किसका है? क्रोमो का। और क्लोरो वर्ड आ गया तो किसका है? हरा रंग प्रदान करने का है। ठीक है, इस चीज़ को आप क्लियर कर लेना कि क्लोरो वर्ड आ गया तो हरा रंग, क्रोमो वर्ड आ गया तो कलर प्रदान करेगा, रेड ब्लू जो भी है रंग बिरंगे कलर देने का काम करेगा। अवर्णी लवक वाइट कलर बोल सकते हैं, किसी प्रकार का कोई कलर नहीं देगा। ऑप्शन के हिसाब से हम देखते हैं तो देखिए, फूलों में, फूलों की कोशिका, पत्तियों की कोशिका, तनों की कोशिका या फिर जड़ों की कोशिकाओं में। आपको पता है अच्छे से कि फूल रंग बिरंगे होते हैं, पत्तियां भी कलर वाइज होती हैं, ग्रीन होती है मेनली, तना का कलर भी होता है, लेकिन जड़ जो होती है उसमें किसी प्रकार का कोई कलर नहीं होता। इसलिए हम बोलते हैं कि जड़ों की कोशिकाओं में कौन सा होता है? ल्यूकोप्लास्ट। क्लियर। चले आगे देखते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं अभी।
फूल और बीजों की विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। अब यहाँ पर देखिए कलर की बात हो रही है, और कलर जब भी आता है तो किसको लेते हैं हम? क्रोमो को लेते हैं। ठीक है, रंग की बात आ जाए, कलर की बात आ जाए तो कौन सा लेना है? क्रोमो वर्ड यूज करेंगे। एवर्निक के लिए करेंगे, क्लोरोप्लास्ट हरा रंग प्रदान करने के लिए करेंगे, टोनोप्लास्ट जो झिल्ली वैक्यूल्स होती है उसकी एक झिल्ली होती है, ये कोई प्लास्टिड नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रोमोप्लास्ट। पत्तियों को हरा रंग आ गया। अब इसमें कौन सा? क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा इसका। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं? बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। सिंपल सवाल भी आ जाते हैं कई बार एग्जाम में, तो ये तो बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए आपका। लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है। वही बात आ गई, जो लाइसोसोम होता है उसमें क्या होता है? उन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। कौन सा एंजाइम होता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। इस वजह से वो जीव द्रव्य को घुला देने या उनको नष्ट कर देने की क्षमता रखता है। पाचक थैली भी इसको बोल देते हैं। इसके बाद है 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ। पहली क्लास में हमने आपको क्लियर करके बताया था कि कोशिका में 90% तक क्या पाया जाता है? जल होता है। एक सेल में 90% तक क्या मिलता है? जल मिलता है। तो अब इसमें पूछा 80% से अधिक क्या होता है? जल देखने को मिलता है। निम्न में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं? किसने कहा था ये कि जीव किसके बने होते हैं? कोशिकाओं के बने होते हैं। तो ये कहने वाले कौन थे? स्लाइडेन और स्वान। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 4 हो जाएगा। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? अंतर है ये, अंतर पाया जाता है, यानी पादप और जंतु में अंतर किसकी वजह से पाया जाता है? तो देखते हैं, क्लोरोप्लास्ट किस में होता है? सिर्फ पादपों में। कोशिका भित्ति सिर्फ पादपों में पाई जाएगी। कोशिका कला सेल मेम्ब्रेन जो होती है पादपों में भी होती है और जंतुओं में भी होती है, तो इसकी वजह से हम अंतर नहीं कर सकते। केंद्रक भी दोनों में होता है, तो इसकी वजह से भी हम अंतर नहीं कर सकते। तो उन दोनों में अंतर किसकी वजह से कर सकते हैं? क्लोरोप्लास्ट और कोशिका भित्ति। अब यहाँ पर दोनों ऑप्शन हो जाएंगे, क्लोरोप्लास्ट और कोशिका भित्ति, ए और बी। तो इस प्रकार के सवाल भी कई बार एग्जाम में आ जाते हैं, तो इनमें ज़्यादातर डिलीट होने के चांसेस रहते हैं, या फिर इनके ऑप्शन इस तरीके से आएगा, ए और बी और सी, इस तरीके से इसमें ऑप्शन आएगा। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट और कोशिका भित्ति दोनों की वजह से, क्योंकि दोनों किस में पाए जाते हैं? सिर्फ पादपों में पाए जाते हैं। गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या होता है? गोल्जी काय का कार्य पूछा है। श्वसन हमने क्या पढ़ा था? माइटोकॉन्ड्रिया का काम पढ़ा था। पाचक रस उत्पन्न करने का काम किसका था? लाइसोसोम का। श्रावी प्रकृति जो होती है, श्रावण का जो काम होता है वो किसका होता है? गोल्जी काय का होता है। किसका होता है? गोल्जी काय का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रावी प्रकृति। इसके बाद देखते हैं, कौन सा कोशिका अंग डीएनए रखता है? कल की क्लास में अच्छे से बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक दो ऐसे कोशिका अंग हैं जिनमें खुद का अपना डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक दो ही ऐसे कोशिक, डीएनए का गुण किसका है? अपना जो कोशिका है उसका होता है, लेकिन कोशिका अंग माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक ये भी अपना अलग से डीएनए रखते हैं। ठीक है, क्लियर।
उसके बाद है कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है। वही बार बार सवाल आ रहा है प्रोटीन संश्लेषण का। और प्रोटीन संश्लेषण की बात आती है हमें क्या याद रखना है, राइबोसोम। और यहाँ हम ऑप्शन में देखेंगे कि राइबोसोम कहाँ आ रहा है, राइबोसोम हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। और आपको पता होगा कि ये जो राइबोसोम होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब मिलकर एक साथ वेसिक्यूल के साथ मिलकर तीनों चारों अंग जो होते हैं एक साथ मिलकर काम करते हैं। ठीक है, ये एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो प्रोटीन संश्लेषण का काम इनमें हो जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम में। कोशिका का ऊर्जा ग्रह, बिल्कुल सिंपल सवाल है, औपचारिकता इसकी पूरी कर देते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा इसका राइट आंसर। सबसे बड़ा कोशिका अंग कौन सा है, सबसे बड़ा कोशिका अंग कौन सा है, गुणसूत्र, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और गोल्जी काय। सबसे बड़ा कोशिका अंग पूछा है इसमें देखते ही बच्चों को यह लगता है कि माइटोकॉन्ड्रिया होगा, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया इसका आंसर नहीं है। सबसे बड़ा कोशिका अंग माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, याद रखना। सबसे बस अच्छा लगता है आपको, कभी भी माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, ओहो अब तो इसका आंसर माइटोकॉन्ड्रिया होगा, लेकिन नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया इसका सबसे बड़ा अंग नहीं है। सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, केंद्रक। कोशिका का सबसे बड़ा अंग क्या होता है, केंद्रक। लेकिन यहाँ ऑप्शन में हमें केंद्रक दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या हम माइटोकॉन्ड्रिया को कर देंगे, नहीं। अभी भी एक अंग और है, वो क्या है, प्लास्टिड। प्लास्टिड जो है वो केंद्रक के बाद सबसे बड़ा कोशिका अंग है। यदि केंद्रक ऑप्शन में होता है तो सबसे पहले टिक किसको करेंगे, केंद्रक को। केंद्रक नहीं है तो क्या करेंगे, प्लास्टिड। और यदि प्लास्टिड भी नहीं है तब अपन माइटोकॉन्ड्रिया पर जा सकते हैं। ठीक है, क्लियर। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है, सबसे बाहरी पादपों में पता है क्या होती है, सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति होती है। कौन सा कोशिकांग प्राय जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, लास्ट तक पढ़ना है सवाल को। कौन सा कोशिकांग जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, लवक, प्लास्टिड, अभी हमने पहले पढ़ा है कि किस में पाया जाएगा, पादपों में, गोल्जी काय जंतुओं में पाई जाएगी, माइटोकॉन्ड्रिया भी पाई जाएगी, अंतःप्रद्रवी जालिका भी पाई जाएगी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, लवक। लाइसोसोम का क्या कार्य होता है, लाइसोसोम अभी कहा था नष्ट कर देने का, गुला देने का, ये सब काम किसका होता है, पाचक थैली का काम कौन करती है, पाचन में, अंतःकोशिकीय पाचन में किसका काम होता है, लाइसोसोम का होता है। कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल जो होती है परमिएबल होती है, लेकिन कैसी परमिएबल, चयनात्मक परमिएबल होती है। ठीक है, सेलेक्टिवली परमिएबल होती है सेल वॉल, याद रखना इसको। उसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन क्या कहलाता है, भीतरी वलन क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिस्टी। क्योंकि जो अपन माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, भीतर की ओर क्या होता है, वलन देखने को मिलता है हमें। भीतर की ओर क्या देखने को मिलता है, वलन देखने को मिलता है। तो इन वलन को क्या कहते हैं, क्रिस्टी। क्या कहेंगे, क्रिस्टी कहते हैं इनको। और इन क्रिस्टी पर भी क्या पाए जाते हैं, ऑक्सीसोम पाए जाते हैं। ये ऑक्सीसोम क्या होते हैं, श्वसनांग होते हैं। क्या पाए जाते हैं, ऑक्सीसोम पाए जाते हैं क्रिस्टी के ऊपर। और ये होते क्या क्या काम करते हैं, श्वसन का काम, श्वसन स्थल होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में ये ऑक्सीसोम। मैट्रिक्स, इसका जो आंतरिक भाग होता है वो मैट्रिक्स ही होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का आंतरिक भाग क्या होता है, मैट्रिक्स होता है। अगला सवाल देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया किस में अनुपस्थित होता है, किस में नहीं पाया जाता। तो एक चीज़ याद रख लेना, अभी यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया पूछा है, कोई भी कोशिका अंग पूछे तो इस चीज़ का याद रख लेना कि जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो किस हिसाब से दिए हुए हैं। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की अपन बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिलता, और प्रोकैरियोटिक का इसमें एक ही एग्जाम्पल दिया हुआ है, वो क्या है, जीवाणु, बैक्टीरिया।
तो माइटोकॉन्ड्रिया किस में नहीं होगा? प्रोकैरियोटिक में। और प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर? बैक्टीरिया। जीव द्रव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ये प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग करने वाला सबसे पहले कौन था? ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। तो ये शब्द देने वाले कौन थे? तो सभी जितने भी कोशिका अंग है उन सबको आपको एक बार याद कर लेना है कि जीव द्रव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले कौन थे? पुरकिंजे थे। कौन थे? पुरकिंजे थे। नेक्स्ट देते हैं, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। किसने कहा था? ये हक्सले ने कहा था। किसने कहा था? हक्सले ने कहा था। डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने दिया था? तो द्विहेलिक्स जो रूप देने वाले कौन थे? वाटसन और क्रिक थे। बिल्कुल सिंपल सवाल आए हुए हैं। न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की? न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। तो ये खोज किसने की थी? ये वाले सवाल आप अच्छे से देख लेना इनको, ठीक है। कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती है। कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो इसका हमने कल एक कम्युनिटी पोस्ट डाली थी, उसमें बच्चों ने सवाल क्या कर दिया? माइटोकॉन्ड्रिया। अरे माइटोकॉन्ड्रिया ही क्यों दिखाई देता है आपको? कुछ बस माइटोकॉन्ड्रिया ऑप्शन में देखा सबसे अच्छा, आहा अब तो माइटोकॉन्ड्रिया मिल गया, टिक माइटोकॉन्ड्रिया को ही करना है। लेकिन नहीं, क्रियात्मक गतिविधियों को नियंत्रित करने का काम माइटोकॉन्ड्रिया का नहीं होता। क्रियात्मक गतिविधि नियंत्रित कौन करता है? केंद्रक। कौन करता है? केंद्रक करता है। इतना बड़ा कोशिकांग बैठा हुआ है फिर भी आप माइटोकॉन्ड्रिया को टिक कर रहे हो, ये तो गलत है ना? गलत है। चलिए अगला देखते हैं। गुणसूत्र शब्द का गुणसूत्र शब्द किसने दिया था? गुणसूत्र शब्द की बात कर रहे हैं, देने वाले कौन थे? तो गुणसूत्र शब्द देने वाले कौन थे? वाल्डेयर थे। तो ये बिल्कुल सिंपल सवाल जो है, एक तरीके से आपको जितने भी कोशिका अंग है वो उसको शब्द, उनका खोज करने वाले कौन थे, उनको वो शब्द देने वाले कौन थे, वो सब आपको इसमें से अच्छे से क्लियर कर लेने हैं, ठीक है। यहाँ तक ये जो प्रीवियस के जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। कल हम कोशिश करेंगे कि जो सेकंड ग्रेड में आए हुए PYQ है उनको लेकर आएँ, ताकि आपको इस चीज़ का भी अंदाज़ा हो जाए कि सेकंड ग्रेड में किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही।